बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने करना है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा टॉपिक करना है? हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो है बेटा वो पढ़ना है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिक्सचर, इसने जो है बेटा वो इसको डिस्कवर किया था। इसने डिस्कवर किया था दो चीज़ों में के अंदर। ये भी एमसीक्यूज का पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसने जो है बेटा वो इसको डिस्कवर किया था ह्यूमन पस सेल में, ह्यूमन पस सेल में और फिश के स्पर्म के अंदर। ये दो पार्ट थे जिसके अंदर जो है बेटा इसने न्यूक्लिक एसिड को जो है वो डिस्कवर किया था। अच्छा, अब बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। कौन होता है मोनोमर? वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो बात जानने वाली है, दो बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनको हमने स्टडी करना है। उसमें एक जो है बेटा वो डीएनए है और दूसरा जो है वो आरएनए है। आप जानते हो कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और इसी तरह आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा वो उसको कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसका बेसिकली जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। चले नेक्स्ट जो है बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का और बेसिकली इसके जो है बेटा वो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर होती है वो होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। दूसरी जो चीज इसके अंदर पाई जाती है बेटा वो है इसका फास्फेट ग्रुप। इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक हो गया। और तीसरी जो चीज इसके अंदर पाई जाती है बेटा वो पाई जाती है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। ये तीन बेसिक चीजें जो हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाई जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो है बेटा अगर आप देखो ना, अगर आप देखें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसका कांस्टेंट होता है। मतलब हर न्यूक्लियोटाइड में ये फिक्स होगा, पेंटोज शुगर होगी और फास्फेट ग्रुप होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो दैट्स वाई इसको बैकबोन कहा जाता है इस स्ट्रक्चर का। आप कहते हो ना कि डीएनए के अंदर जो है बेटा वो शुगर फास्फेट बैकबोन होते हैं। ये वर्ड आपने अक्सर पढ़ा होगा कि शुगर फास्फेट जो है बेटा वो क्या पाई जाती है? शुगर फास्फेट बैकबोन पाई जाती है। ये आपने अक्सर लफ्ज पढ़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बैकबोन का कंसेप्ट ऑलरेडी अमीनो एसिड में बता चुका हूं कि वो पार्ट होता है जो कि कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जो नाइट्रोजिनस बेस वाला जो इसका पार्ट है ना वो वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। हर न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाइट्रोजिनस बेस का फर्क होता है। देखें, नाइट्रोजिनस बेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। दे मे बी प्यूरिन्स और दे मे बी पायरिमिडीन्स। ये प्यूरिन्स भी हो सकती हैं, पायरिमिडीन भी हो सकती हैं। जो प्यूरिन होती हैं बेटा उसको मसलन उसकी दो एग्जांपल है, एडिनिन एंड गोवानिन। ठीक हो गया, ये दो तरह की एग्जांपल है। इसी तरह जो है बेटे आप यहां से ले लें, इसी तरीके से पायरिमिडीन में जो है बेटा वो तीन एग्जांपल्स इसके अंदर लाई करती हैं। फर्स्ट वन इज थायमीन, सेकेंड वन इज साइटोसिन, थर्ड वन इज यूरासिल। ये तीन एग्जांपल जो हैं वो पायरिमिडीन की हैं जो नाइट्रोजिनस बेसिस की। डीएनए में या आरएनए में चार तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं। यूरासिल या सिर्फ आरएनए में होती है और थायमीन सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। ये छोटा सा जो है बेटा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं, वो बात भी जानने वाली है, चले इसी में बता देता हूं। अब इसके अंदर ना देखें, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जिसमें नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर है, इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, जिसमें फास्फेट ग्रुप शामिल नहीं है। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक हो गया ना, सिर्फ इसमें न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आ जाएगी, फास्फेट ग्रुप नहीं आता।
फास्फेट ग्रुप को निकाल दिया जाए न्यूक्लियोटाइड में से तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दो तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। चलें आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। देखो बेटा यहां से आपको प्रिपेयर करना है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखें अभी हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की, नाइट्रोजनस बेस वाले पार्ट से अक्सर औकात जो है वो यहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं। मसलन देखें ये पायरामिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। पायरामिडीन जो होता है बेटा ये एक 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो है वो आपको इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। बाजू का ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पायरामिडीन स्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए साथ में आपको इनकी पोजीशन भी याद करनी कि ये 1 और 3 पोजीशन के ऊपर होते हैं। देन हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन पायरामिडीन, आप जानते हो कि ये 4 कार्बन होते हैं इसकी रिंग के अंदर। देन हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर देयर, तो 3 डबल बॉन्ड जो है बेटा वो पाएगा। मतलब इस स्ट्रक्चर को किसी भी एंगल से यहाँ से एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। इसी तरह साइटोसिन में जो है बेटा वो आ जाता है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन साइटोसिन, तो नाइट्रोजन 3 होते हैं, रिंग में 2 होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नाइट्रोजन होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह और भी एंगल से दिया जा सकता है, यूरासिल के बारे में आ सकता है। थायमीन और यूरासिल का फर्क जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है वो इस मिथाइल ग्रुप का होता है, जो कि पोजीशन नंबर 5 के ऊपर पाया जाता है, पोजीशन नंबर 5 के ऊपर पाया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरीके से मैं जो है आगे चलूंगा, ये बेटा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, दिस विल बी अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, जबकि जो पायरामिडीन्स के अलावा जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा अब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं। इसमें भी आपने इसी तरीके से आ सकता है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर, तो बेटा आप देख सकते हो 1 2 3 और इसके अंदर 4 नाइट्रोजन जो है बेटा वो पाए जाते हैं रिंग के अंदर, ठीक है ना। अगर एडिनिन की बात करोगे तो उसमें फिर ये 5 हो जाएंगे क्योंकि एक रिंग से बाहर भी है, ठीक है ना। तो ये गोवनिन के अंदर भी जो है बेटा ये 5 है, 4 रिंग के अंदर है और एक जो है वो रिंग से बाहर है। तो ये बेटा इसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको बनाएं 2 से 3 दफ़ा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। साथ साथ आपको इनकी नंबरिंग भी आनी चाहिए, इसमें जो है वो नंबरिंग भी मेंशन है, आपको इसकी नंबरिंग भी प्रिपेयर करनी है। आपने अपने खुद से नंबरिंग नहीं देनी, ये स्टैंडर्ड नंबरिंग होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा। चलें यहाँ से फिर मैं आगे मूव करता हूँ। देखें देखो बेटा राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के अंदर मैंने आपको फर्क बताया था, ये सिंपल राइबोस है। ये जो पेंटोज शुगर होती है ये सिर्फ आरएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, आरएनए में। जबकि डीएनए की बात करें तो उसके अंदर होती है डीऑक्सी राइबोस। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था उस वक्त बेटा ये बात मैंने आपको बताई थी, ये डीएनए में पाई जाती है। पेंटो जरा मॉडिफाइड किस्म की जो है वो पेंटोज शुगर होती है। आप देखें ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर OH है राइबोस में, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर 2 के पास सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिमूव है, इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है डीऑक्सी, ठीक है ना, कि कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मूव है, तो इसको डीऑक्सी राइबोस आप बोलेंगे और ये डीएनए के अंदर जो है बेटा वो पाई जाती है। ये एक बेसिक बात है, आपने ये भी जहन में जो है वो रखनी है। अच्छा अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेटा ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं, आपस में अटैच होने के बाद दे विल डेवलप द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बातें कुछ समझने वाली हैं, ये मैं आपको खुद से समझाता हूँ। देखें एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, सबसे पहले तो हम उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का। देखें एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से होता है, देखें ये पेंटोज शुगर है, यहां पर होती है नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के ऊपर, पहले तो ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। फिर यहां पर जो है बेटा वो है CH2O फास्फेट ग्रुप है, ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है, दिस विल बी अ फास्फेट ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा यहां पर आएगा HOH HOH और यहां पर आप H लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले तो आप इनकी नंबरिंग कर लें, ये मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5। इस पेंटोज शुगर में ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बेटा कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही होता है।
कार्बन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। कार्बन नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच है। कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और जो कार्बन नंबर 3 है उसने जो है बेटा वो नेक्स्ट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो डेवलप करना है। चलें ये कैसे होगा ये अब हम देख लेते हैं जी, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन जाएगा। देखें एक और न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैं ड्रॉ करने लगा हूं, ये ले, ये अब आप देख सकते हैं यहां पर बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, ये तो बेटा क्या होगा, होगा ये कि यहां पर इसका जो है बेटा वो OH और इसका H ये आपस में मिल जाएगा, और आपस में मिलने के बाद क्या बनेगा, वाटर, और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये आपस में बेटे अटैच हो जाएंगे। ये किस तरीके से होंगे देखिए मैं बताता हूँ। ये अब आप देख सकते हो ये यहां पर अटैच हो गया। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को जो है बेटा वो आप नाम देते हो फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, ये होता है कोपेक। कोपेक बड़ा मशहूर वर्ड आजकल ये वर्ड है कोपेक जो है ना, कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर फास्फेट फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपने देखा कि ये जनाब जो है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा और यहाँ नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का पांचवां कार्बन जो है ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी। अब ना मैं एक दो सवाल आपसे पूछता हूँ। देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपने इनका मुझे आंसर करना है। देखें सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी water molecule release when phosphodiester bond form, कि जनाब जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है तो तब कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। दूसरा सवाल, हाउ मेनी water molecule release when two nucleotides attach। देखिए ये क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं आपको, दोनों सवालों के जवाब देता हूं। देखो बेटा पहला दूसरे सवाल से हम शुरू कर रहे थे कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड अटैच। आप अगर पिछली स्लाइड पर चले जाएं तो ये दो न्यूक्लियोटाइड हमने अटैच किया, और आप जानते हैं कि जब हमने दो न्यूक्लियोटाइड अटैच किए तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। क्या जवाब आया, 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो डेट्स वाई इसको दूसरे का जो जवाब बन गया, जो आंसर बना बेटा वो क्या बना, 1 वाटर मॉलिक्यूल। कि जब दो न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए, दो मुख्तलिफ बातें हैं, इन दोनों का मतलब एक नहीं है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो एक एस्टर बॉन्ड बनता है, एक एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड जो है ना, आप ये देख सकते हो ये वाला जो एस्टर बॉन्ड है ये पहले से बना हुआ था, ये वाला ये एस्टर बॉन्ड पहले से बना हुआ था, सिर्फ ये एस्टर बॉन्ड बना है। बात समझ आ गई ना। क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड बनता है तो फिर वाटर मॉलिक्यूल भी एक ही रिलीज होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर जब आप बात करते हो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, देखो अब आप बात कर रहे हो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
देखो डाई एस्टर का वर्ड जब आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, और 1 एस्टर बॉन्ड दैट विल बी इक्वल टू 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया ना। जब आप बात करो फास्फोडाई एस्टर, यानी आप खुद पूछ रहे हो कि 2 एस्टर बॉन्ड में बताएं, तो फिर बेटा यहां पर आंसर इसका आएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। जब 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे थे तो एक एस्टर बना था, एक एस्टर पहले से बना हुआ था। लेकिन जब आपने बात ही फास्फोडाई एस्टर की कही है तो फिर बेटा इसका आंसर जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से जो है बेटा आपने इसको याद रखना है। अच्छा, फिर एक दो बातें और हैं, चलें वो भी हम सीख लेते हैं। इसके सीखने से पहले देखें एक और चीज़ जो पूछ ली जाती है कि वो भी आप बता दें जनाब, कि तीसरा सवाल में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल जो है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, उससे बात आपको ये देखें, ये स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, ये आप देख सकते हो कि यहां पर जो है बेटा अब आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल, आप यहां पे लिखो फॉर एग्जांपल 4 nucleotides attach how many phosphodiester and ester bonds form। जी, सवाल यह है कि 4 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुड़े हैं तो उसमें कितने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे और कितने एस्टर बॉन्ड होंगे, ये बात आपने बतानी है। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला देखें, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आप लिखें, बॉन्ड, तो उसमें आप लिख दें n-1। क्या लिखेंगे? n-1। n जो है ना, n ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा ये। ठीक है ना। देखें फर्ज कर रहे हैं यहां पे 4 है, 1 2 3 और ये 4 है, तो आप ये लिखें 4 - 1, तो आंसर आ जाएगा 3। तो मतलब इसमें 3 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आप ये देख सकते हो, 1 2 और ये 3। ये फास्फोडाइएस्टर नहीं, सिर्फ फास्फोएस्टर बॉन्ड है, तो 3 है ये। इसी तरह अगर आपने एस्टर बॉन्ड निकालना है, सिंपल एस्टर बॉन्ड्स निकाल लें, ठीक हो गया। एस्टर बॉन्ड अगर निकालने तो आप लिखोगे 2n-1, ठीक हो गया। तो ये 2 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 7। ये कैसे है देखें, अब ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं, 7 एस्टर बॉन्ड है, 3 जो है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। फिर अब इस पूरे स्ट्रक्चर से वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे? इस पूरे से 7 एस्टर हैं तो 7 वाटर ही होंगे, ठीक है ना, 7। और अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर रिलीज इन 3 फास्फोडाइएस्टर, देखो वर्ड पूछ रहा है 3 फास्फोडाइएस्टर, एक फास्फोडाइएस्टर में 2 हैं, तो 3 फास्फोडाइएस्टर में जो है बेटा वो 6 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो हो जाएंगे। तो ये एरिया थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि इस एरिया में कोई ट्रिकी चीज़ जो है बेटा पेपर में आ ना जाए, तो आपको इस एरिया की सारी बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इसका मकसद ये था। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा ये डायग्राम आपको देखिए, दिस मीन द एरवन चेरगॉफ ने जो है बेटा जब वाटसन और क्रिक का मॉडल आया था तो उसके अंदर जो है बेटा एक चीज़ ये भी एक्सप्लेन की जाती है कि जो नंबर ऑफ एडेनिन होते हैं दे विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थायामीन। इसी तरह जो गोवानिन होते हैं वो डैट विल बी इक्वल टू साइटोसिन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक MCQs वाइज एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एडेनिन जो है वो 20% है, तो आप बताएं कि साइटोसिन कितने % होगी, साइटोसिन जो है वो कितने % होगी, ये आपने बात बतानी है। बड़ी आसानी से एरवन चेरगॉफ का रूल इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। देखिए अगर एडेनिन 20% है तो कंफर्म बात है कि थायामीन भी 20% होगी, ठीक हो गया ना। तो टोटल आपने करना होता है 100, तो ये अगर ये हो गया 40, 20 इसका हो गया, 20 इसका हो गया, तो
तो बेटा इसको रखोगे 30, इसको भी रखोगे 30, तो ये हो जाएगा 60 और ये पूरा हो गया 100। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि जो साइटोसिन है वो 30% होगा। आपने बैलेंस करना है। तो इस तरह जो है बेटा वो आप पता लगा सकते हो। अगर आपको एक पता लग जाए तो आप जो है बड़ी आसानी से जो है बेटा तीनों में से किसी को भी फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। यहां से एमसीक्यूज आता रहा है, आपने ये याद रखना है। चले, उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आपको पता है कि जनाब एडेनिन और गुवानिन, जो एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और थायमिन में जो है साइटोसिन और गुवानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये एंटी पैरल, बड़ी जर्नल सी बातें, एफएससी लेवल की बातें कि ये एंटी पैरल स्टैंड होते हैं। 1 3 एक जो है बेटा, अगर जो है बेटा वो 3/5 का होता है तो दूसरा 3 जो है बेटा वो 5/3, इस तरीके से ये एंटी पैरल पोजीशन में पाए जाते हैं। अच्छा, ये एक हेलिक्स है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज 1 हेलिक्स। एक हेलिक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में अगर डिस्टेंस देखें तो ये निकल आता है 0.03%, और इसका डायामीटर होता है 2 नैनोमीटर। लेकिन ये मैं ना आपको समझाता हूं, मैं आपको खुद बना के समझा देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, फर्ज कर लें ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक हो गया। तो बेटा ये एक हेलिक्स होती है। एक हेलिक्स के अंदर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो है बेटा 10 बेस पेयर होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है ना, या 20 बेसिस होती है इन सिंगल हेलिक्स। एक सिंगल हेलिक्स के अंदर जो है बेटा वो 20 बेसिस होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद इन 20 बेसिस के दरमियान में एक हेलिक्स का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। और अगर आप इसको आंगस्ट्रॉम कर दें तो ये 34 आंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर आप जानते हैं वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के, जबकि 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये बात आपने याद रखनी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो है 10 बेस पेयर्स के दरमियान में फासला। और अगर वो कहे कि सिंगल बेस पेयर में, यानी यहां से लेके यहां तक का ये फासला आप बता दें, तो बड़ा सिंपल सा बेटा, अगर 10 के अंदर जो है 3.4 नैनोमीटर है तो एक में कितना होगा 3.4 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा बेटा 034। ये आप लिख लेते हैं 034, ठीक हो गया। और ये है डायामीटर, ये क्या है, डायामीटर है डीएनए का, ये आपने याद रखना है। ये होता है 2 नैनोमीटर, कितना होगा 2 नैनोमीटर। और डायामीटर को मेंटेन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि डीएनए के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ये अब आप देख सकते हो, ये देख लें, ये यही बातें बताई हुई जो मैंने बताया आपको। ये 2 नैनोमीटर, ये देखिए 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में डिस्टेंस बताया हुआ, ठीक हो गया ना। ये बाकी चीजें सिलेबस में है नहीं, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव और ये बातें जो हैं बेटा ये नहीं है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद ये जो डीएनए का ये मेन स्ट्रक्चर था, ये सारे का सारा जो पार्ट है बेटा, ये सारा कॉन्सेप्चुअल था। ये एरिया वो एरिया था जो बेटे आपको प्रिपेयर करना है। इस एरिया में से एमसीक्यूज आते हैं। ये सारा एरिया जो है मैंने वो जिस तरीके से प्रॉपरली उसको करना था मैंने आपको करके दिखाया है, ताकि आपका ये हिस्सा प्रिपेयर हो। चले, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है जो है बेटा। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आरएनए करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।